गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं और वो टॉपिक है फैक्टर्स जो ड्रग के इफेक्ट्स को, ड्रग के एक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप एक ड्रग जब एडमिनिस्टर करते हो बॉडी के अंदर, राइट, तो वहां पर आपको पहले से अंदाजा होता है कि इसका इफेक्ट ये आने वाला है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सेफ रहेगा, ये डोज दे रहे हैं तबीयत ठीक हो जाएगी, किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होगी, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। साइड इफेक्ट आएगा तो वो पहले से पता है कि हाँ ये साइड इफेक्ट है, बट कुछ अनटुवर्ड इवेंट्स या कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो पहले से पता नहीं है वो नहीं आएंगे। ऐसा होता है नॉर्मली। और जो भी डोज डिसाइड किया जाता है, जो भी रूट डिसाइड किया जाता है, उसकी पहले से ही इंफॉर्मेशन होती है, तो हम निश्चिंत होकर के ड्रग को यूज करते हैं। बट कई दफे क्या होता है कि आपको ड्रग के डोज में चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। और कई दफे ऐसा होता है कि एक ही ड्रग है, आप उसका अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर देंगे तो आपको उसका अलग अलग इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या हो सकता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ड्रग के इफेक्ट में मॉडिफिकेशन आ जाता है। जो मैंने आपको बताया कि एक प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स होता है, हम पहले से जानते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, लेकिन कई दफे क्या होता है, इंडिविजुअल्स उनके अंदर एक ही ड्रग को लेकर के एक इंडिविजुअल अलग अलग टाइम पर, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इफेक्ट शो कर सकता है। एक ही ड्रग, वही डोज, वही इंसान वेरिएशन शो कर सकता है। या अगर डिफरेंट पेशेंट्स हैं, अब हमने एक की जगह पे 2-3 पेशेंट्स ले लिए और हम ये मान करके चलेंगे कि उनके अंदर भी अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग तरीके का इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटी नटसेल में आपको अंदाजा हो गया कि टॉपिक क्या है आज का। वो जो इफेक्ट्स में वेरिएशन दिखेंगे वो क्यों दिखेंगे, हम उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। कौन से फैक्टर्स हैं, हम उनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। फैक्टर्स पर जाने से पहले हम रीजंस को समझ लेते हैं कि क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण यह हो सकता है कि जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल है जिसको ड्रग दिया जाएगा, ठीक है ना, वो अलग अलग ओकेजन पर अपने ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को चेंज करा सकता है। एक टाइम था जब वो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा था, उसकी बॉडी उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन को नॉर्मली करा रही थी, लेकिन एक टाइम आएगा जब वही इंसान उसी ड्रग को अब अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करा पा रहा है। इसका रीजन हो सकता है, कई दफे होता है कि एक्सक्रीशन पैरामीटर उसका चेंज हो गया, कई दफे होता है कि मेटाबॉलिज्म पैरामीटर उसका चेंज हो गया। यानी फार्माकोकाइनेटिक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ड्रग के इफेक्ट के मॉडिफिकेशन के लिए। या फिर अगर वेरिएशन आ गया है रिसेप्टर्स पर, एक टाइम था जब रिसेप्टर्स नॉर्मल थे, जितने होने चाहिए, नॉर्मली फंक्शनिंग थे जैसा होना चाहिए, लेकिन बाद में 6 महीने बाद, साल भर बाद जब कंटिन्यू थेरेपी चल रही है, तो बाद में यह पता चला कि नहीं, रिसेप्टर्स के काउंट में डिफरेंस आ गया है। इस चीज को कहते हैं डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। जब बार बार आप डोजिंग करेंगे एक ड्रग की, राइट, तो रिसेप्टर्स की सैचुरेशन तो होगी ही होगी, लेकिन रिसेप्टर्स का काउंट भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं डाउन रेगुलेशन। और अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है कि आप एक ब्रेक के बाद आपने एक गैप ले लिया, तो उस गैप के ड्यूरेशन में नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बढ़ेंगे, नए रिसेप्टर्स बनेंगे,
और उसके बाद जब आप दोबारा डोजिंग करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बढ़ जाने की वजह से ड्रग अब ज्यादा बाइंडिंग कर रहा है और इसकी वजह से इफेक्ट अब ज्यादा आ रहा है बढ़ के। ठीक है, तो डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, ये भी वजह हो सकता है ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए। या फिर बॉडी के अंदर जो प्रोटीन हैं, ये कौन सा प्रोटीन है? ये वो प्रोटीन है जिससे आपका ड्रग बाइंड कर रहा है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो सर्टेन कंडीशंस में वो प्लाज्मा प्रोटीन्स घट सकते हैं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन घट गए तो आपका जो ड्रग है उसके लिए बाइंड करने के लिए प्रोटीन कम हो गया, और हम ये जानते हैं कि एक ड्रग अगर प्रोटीन से बाइंड करेगा तो वो उस वक्त काम नहीं करेगा। ठीक है, और अगर वो प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वो फ्री है और वो काम करेगा। तो अगर बाइंडिंग प्रोटीन कम हो गए यानी ड्रग फ्री हो गया, यानी ड्रग का इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। या लास्ट में एक और रीजन, न्यूरोजेनिक या हार्मोनल टोन। फाइनली वी विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो कि ड्रग के एक्शन को, ड्रग के इफेक्ट को चेंज करने वाले हैं, चेंज करते हैं। उनमें स्टार्टिंग विद बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब हुआ इट इज रिलेटेड टू आवर ओन फिजियोलॉजिकल सिस्टम। अब हमारी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है इसमें कई सारी क्राइटेरिया होंगे जो हम कवर करेंगे, जैसे एज। पेशेंट का एज क्या है? देखो, ड्रग का जब फॉर्मुलेशन होता है उसको मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको यह पता है कि एडल्ट डोज, पेडियाट्रिक डोज, जेरियाट्रिक डोज, ये अलग अलग होता है। ठीक है, पेशेंट अगर बच्चा है, पेडियाट्रिक है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? उसका डोज कम करेंगे। अब डोज कितना दिया जाएगा, उस बच्चे को डोज कितना दिया जाएगा, ये हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है यंग्स फॉर्मूला। राइट, इस यंग्स फॉर्मूला में आपको बच्चे का डोज पता करना है कि कितना डोज देना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एडल्ट डोज क्या है। ठीक है, जो भी एडल्ट डोज होगा आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस बच्चे का एज कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। तो इस फॉर्मूला को यूज करके एक फिजिशियन ये बता देगा कि बच्चे का उम्र के हिसाब से उसको कितना डोज जाएगा। यानी फिजिशियन को ये पता है कि एज एक फैक्टर होता है जो ड्रग के इफेक्ट को मॉडिफाई करता है। अगर एडल्ट डोज दे दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। सिमिलरली इसमें कई सारे फॉर्मूला होते हैं, डिलिंग्स फॉर्मूला होते हैं जिसमें आप 20 का फैक्टर लेते हो, देन बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से भी हम लोग फॉर्मूला लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डोज कैलकुलेट किया जाता है वो एज के हिसाब से किया जाता है, बॉडी वेट के हिसाब से किया जाता है, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से किया जाता है, और इनके अपने फॉर्मूलाज अवेलेबल है। राइट नाउ एज फैक्टर क्यों है? एज फैक्टर इसीलिए है क्योंकि या तो पेडियाट्रिक पेशेंट बच्चा या जेरियाट्रिक पेशेंट, इन दोनों के फिजियोलॉजिकल सिस्टम में मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एंजाइम्स, प्रोटीन्स ये नॉर्मल से अलग होते हैं। जैसे बच्चों के केस में उनका लीवर इतना डेवलप नहीं होता है, तो लीवर आपके मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स बनाता है, यानी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स के कमी की वजह से वो ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होगा और ज्यादा देर बॉडी में रुकेगा। तो आप अगर एडल्ट डोज दे देंगे उसको तो साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, काफी टॉक्सिसिटी हो सकती है उसको। सिमिलरली जेरियाट्रिक केस में जो बूढ़े होते हैं
उनका किडनी सही से काम नहीं करता है, उनका लीवर सही से काम नहीं करता है, एजिंग की वजह से फिल्ट्रेशन कम हो गया है, तो एक्सक्रीशन का जो रेट है वो स्लो हो जाता है उनके केस में। तो इस वजह से हम लोगों को डोज एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज आप ये देख सकते हैं कि ड्रग का इफेक्ट वहां पर अलग अलग हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, देन ऑब्वियसली जो सेक्स है कि फीमेल है या मेल है, इस पर काफी कुछ डिपेंड करता है। इसके कई एग्जांपल्स हैं। से फॉर एग्जांपल मॉर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन अगर आप फीमेल पेशेंट को देंगे तो सिडेशन काउज करने से पहले एक्साइटेशन काउज करेगा फीमेल के अंदर, मेल के अंदर नहीं करेगा। दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कुछ सीडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, तो सीडेटिव हिप्नोटिक का जो इफेक्ट है फीमेल में ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू मेल। बार्बिचुरेट्स सीडेटिव हिप्नोटिक है, तो बार्बिचुरेट्स का इफेक्ट फीमेल में ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू मेल। नाउ ड्रग के कुछ और इफेक्ट्स जो किसी एक में आएगा, दोनों में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कीटोकोनाजोल एक ड्रग है, तो कीटोकोनाजोल का एक साइड इफेक्ट आता है जो मेल में आएगा, सिर्फ फीमेल में नहीं आएगा, लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब नो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी, लॉस ऑफ लिबिडो। तो कीटोकोनाजोल फीमेल अगर यूज कर रही है तो उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर मेल पेशेंट को दिया जाता है तो उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और भी कई सारे ड्रग्स हैं, मिथाइल डोपा है, डायूरेटिक्स हैं, इन लोगों का लॉस ऑफ लिबिडो साइड इफेक्ट आता है, बट सिर्फ मेल पेशेंट्स में, फीमेल में नहीं आता है। तो ये फैक्टर हुआ ना जिसकी वजह से ड्रग का इफेक्ट आपको मॉडिफाई होता हुआ दिख रहा है। फाइन, देन एनवायरनमेंट एंड टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अगर आप एक ड्रग की डोजिंग करते हैं, अगर सही टाइम का आप ख्याल रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप अगर गलत टाइम पर उस ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे और आप चाहेंगे कि हमें वैसा ही इफेक्ट मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नींद के लिए एक दवाई लेनी है, ठीक है, आप सीडेटिव्स लेते हैं, हिप्नोटिक्स लेते हैं सोने के लिए, आप अगर डे लाइट में उस दवाई को लेंगे तो उसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन आप अगर उसी दवाई को नाइट में लेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल टाइम को लेकर के, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को आप अगर मॉर्निंग टाइम में सिंगल डोजिंग लेते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की थेरेपी लंबी चलती है, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आप अगर मॉर्निंग में सिंगल डोज लेते हैं डेली, तो इसका एक जो साइड इफेक्ट आता है वैसे कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सप्रेस हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर आप मॉर्निंग में लेना शुरू कर देते हैं तो पिट्यूटरी सप्रेशन नहीं होगा। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल, जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, आप देखेंगे इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके प्रेस्क्रिप्शन में जो दवाई लिखी हुई होती है लिपिड कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयां, वो रात में खाने के लिए कहा जाता है, सुबह में नहीं, दिन में नहीं। रीजन क्या है? रीजन है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नाइट में होता है। जब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस शुरू होगा, आपने मेडिसिन ले लिया, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस रुक गया, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहा। लेकिन अगर रात में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हो चुका है और आप दवाई सुबह खा रहे हो, तो सुबह दवाई किसके सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा? कोई फायदा नहीं है उसका। तो टाइम फैक्टर होता है। देन जेनेटिक फैक्टर्स,
क्या आपको याद है फार्माकोजेनेटिक्स में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आइसोनियाजिड वाला। एक स्लो एसिटाइलेटर है, दूसरा फास्ट एसिटाइलेटर है। ड्रग का इफेक्ट तो मॉडिफाई हो गया, राइट? तो इसमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक टर्म है इडियोसिंक्रेसी, ये एक नया टर्म है आपके लिए। तो इडियोसिंक्रेसी में क्या होता है कि एक ड्रग का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस ड्रग का ये इफेक्ट आएगा, बट उसका अगर कोई अनयूजुअल इफेक्ट आ गया जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं था और उसका कोई रीजन भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और सारे लोगों में नहीं आ रहा है, तो इडियोसिंक्रेसी इज द फिनोमेना इन विच स्मॉल पॉपुलेशन ऑब्जर्व some unusual effect of a drug and the pharmacological explanation is not clear कि क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है सक्सिनाइल कोलिन, इसकी वजह से एक अनयूजुअल इफेक्ट आता है और सब में नहीं आएगा, कुछ लोगों में आएगा, 1000 में से किसी एक में, स्मॉल पॉपुलेशन में इसका एक अनयूजुअल इफेक्ट आता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। देन एक फैक्टर हो सकता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एंड पैथोलॉजिकल स्टेट। क्या मतलब हुआ इसका कि आपके बॉडी के अंदर जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होना चाहिए था ड्रग का, वो डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो गई है, बीमारी आ गई है। अब मान लो कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर बीमार हो रहा है, और हम ये जानते हैं कि लीवर अपने सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स बनाता है, तो अगर लीवर बीमार होगा तो मेटाबॉलिज्म पर फर्क पड़ जाएगा, ड्रग का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। यहां पर एक हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं, हालांकि ये हम आएंगे जब फार्माकोकाइनेटिक वाला डिस्कस करेंगे। जैसे एल्कोहलिक्स होते हैं, क्रोनिक एल्कोहलिक जो बहुत शराब पीते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि उनका लीवर खराब होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, ये तो है ही, ठीक है। लेकिन शराब पीने के बाद जब वो बॉडी में जाएगा और जहां से वो एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, वहां पर जो म्यूकस एपिथेलियल की लाइनिंग है वो फैट हो जाता है, मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो अल्कोहल है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो साल 6 महीने के बाद बोलता है मजा नहीं, पहले एक पौवा में किक मिलता था, आज तो पूरा बोतल पी गए, किक मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा कैसे? वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंचा ही नहीं है, वो सीएनएस में गया ही नहीं है, किक कहां से मिलेगा उसको? तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हुआ है, लीवर डैमेज हुआ है, ठीक है। एंड रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक ड्रग का इफेक्ट चेंज कर सकते हो अगर आप एक ड्रग का रूट चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को आप अगर ओरल रूट से लेंगे तो ये परगेटिव इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का हल है ये, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा आपका। आप अगर इसको टॉपिकली अप्लाई करेंगे स्किन पर तो ये एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट शो करेगा। और आप अगर इसको इंट्रावेनस लेंगे तो ये आपका बीपी डाउन कर देगा काफी ज्यादा और आपके सीएनएस को डिप्रेस कर देगा। ड्रग एक ही है, आप देखो उसका जो इफेक्ट है
वो अलग अलग आ रहा है। दूसरा एग्जांपल ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बताइए आपको। अगर ऑक्सीटोसिन को आप इंट्रानेजल स्प्रे जो डेवलप किया गया है ऑक्सीटोसिन के लिए, ये उन मदर्स के लिए किया गया है जिन्होंने अभी मदरहुड गेन किया है, ठीक है, अभी अभी मां बनी है, लेकिन बच्चे के लिए मिल्क की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन ऐसे रूट से अगर आप देंगे तो ये मिल्क रिलीज कराएगा। इंट्रामस्कुलरली दिया, ठीक है, तो ये आपका पोस्टपार्टम हीमोरेज को ठीक करेगा। पोस्टपार्टम हीमोरेज मतलब डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो आप ऑक्सीटोसिन दे दो, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ठीक है। एक और यूज है ऑक्सीटोसिन का, लेबर इंड्यूस कराना। जो यूटेराइन लाइनिंग है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए, ताकि लेबर का जो प्रोसेस चल रहा है वो इजीली हो जाए, जल्दी हो जाए, हम ऑक्सीटोसिन देंगे। दैट अ मॉडिफाइड ड्रग इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इफ यू आर कंसिडरिंग अ सिंगल पेशेंट एंड अ सिंगल डोज। बट वो जो सिंगल पेशेंट और सिंगल डोज हो रहा है वो रिपीटेड हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। कुछ टाइम के बाद ड्रग का इफेक्ट पहले वाला नहीं रह गया, ये टॉलरेंस है। सो टॉलरेंस इज अ फिनोमिना इन विच फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इज reduced. All right, now in order to achieve the same pharmacological effect, the same therapeutic effect with the same dose, you have to increase the dose. All right, तो आप ग्राफिकली देख सकते हैं, यहां पर डोज आप ड्रग का कर रहे हैं, ठीक है, यहां इधर आपको रिस्पांस मिल रहा है। तो इनिशियली ड्रग का जो डोज रिस्पांस कर्व आप बनाते थे वो आपका इस तरीके से बन रहा था, लेकिन टॉलरेंस हो गया, अब उतनी एफिकेसी नहीं आ रही है। अगर आप सेम डोज रख रहे हैं तो एफिकेसी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। बार बार आप डोजिंग कर रहे हैं, एफिकेसी चेंज हो रही है आपकी। नाउ आप अगर ये चाहते हैं कि हमको वही एफिकेसी चाहिए, 100% एफिकेसी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोज आपको बढ़ाना पड़ेगा इधर। यानी अब या पहले ये वाला डोज इफेक्टिव था, अब आपको डोज बढ़ाना पड़ा, यानी इस तरीके से इसका ग्राफ आपको मिलेगा टॉलरेंस के केस में। अगर कोई ड्रग टॉलरेंट हो रहा है तो, ठीक है, तो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। फाइन, क्लियर है व्हाट इज टॉलरेंस? इन ऑर्डर टू गेट सिमिलर थेराप्यूटिक इफेक्ट, सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यू हैव टू इंक्रीज द डोज। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स। पहला टाइप है natural tolerance. In case of natural tolerance, we have so many examples. Rabbit, अगर कंपेयर करें मैन से, ह्यूमन से, तो ह्यूमन के अंदर एट्रोपिन का एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट होता है मिड्रियाटिक इफेक्ट। मिड्रियाटिक इफेक्ट का मतलब आपकी आईज की जो प्यूपिल है वो बड़े हो जाएंगे, डायलेट कर जाएंगे। लेकिन आप अगर रैबिट में डालेंगे तो रैबिट इज नेचुरली टॉलरेंट,
वाई? बिकॉज रैबिट हैज लेस और नो मिड्रियाटिक इफेक्ट। रीजन क्या है इसका? बिकॉज रैबिट हैज एट्रोपिन स्ट्रेज एंजाइम। एट्रोपिन स्ट्रेज एंजाइम, ये एंजाइम एट्रोपिन को डिग्रेड कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो मिड्रियाटिक इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली एस्कीमो, एस्कीमोज जो इग्लू में रहते हैं, बर्फ के घर बना करके, एस्कीमोज, हम अगर 3-4 टाइम कंटिन्यूअस पनीर कढ़ाई, पनीर मसाला, बटर पनीर और बिरयानी के अलग अलग और कोरमा के अलग अलग वैरायटीज खा लें, पूरा ऑयली, तबीयत खराब हो जाएगी, हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। बट एस्किमोज, आप उनको डेली दे दो, उनका सेहत खराब नहीं होगा, उनकी तबीयत खराब नहीं होगी। दे इजीली टॉलरेट फैटी डाइट्स। चाइनीज, हम और आप अगर कैस्टर ऑयल थोड़ा यूज कर लेंगे तो हमारा लूज मोशन शुरू हो जाएगा, कैस्टर ऑयल। एंड द चाइनीज, दे लिटरली कुक देयर फूड इन कैस्टर ऑयल, उनको कुछ नहीं होता, तो दे आर नेचुरली टॉलरेंट। फाइन। नाउ एक्वायर्ड टॉलरेंस। इन केस ऑफ एक्वायर्ड टॉलरेंस, यहां पर क्या होगा कि या तो फार्मेकोकाइनेटिकली या फार्मेकोडायनेमिकली कुछ दिक्कत हुई है जिसकी वजह से ड्रग का टॉलरेंस डेवलप हो गया है। से फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक टॉलरेंस। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिक टॉलरेंस? हमने पहले एग्जांपल कोट किया था कि एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। हमने वहां पे आपको बताया था कि बार्बिचुरेट्स दे आर एंजाइम इंड्यूसर्स। ना जब आप बार्बिचुरेट की डोजिंग करेंगे तो बार्बिचुरेट अपने ही एंजाइम जिससे वो मेटाबोलाइज होने वाला है उसी को वो इंड्यूस कर देगा, यानी वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो बार्बिचुरेट विल इंड्यूस इट्स ओन एंजाइम एंड हेंस बार्बिचुरेट विल फास्टन द मेटाबॉलिज्म ऑफ इटसेल्फ। बार्बिचुरेट का अपना मेटाबॉलिज्म अपने ही वजह से बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। यानी बार्बिचुरेट का आप डोजिंग करेंगे और पता चला कि उसका आना था इफेक्ट 5-7 घंटे, पता चला 2 घंटे में गायब, आपको तो मजा ही नहीं आया। आप एनेस्थेसिया के लिए यूज कर रहे थे, पेशेंट सर्जरी के बीच में ही खड़ा हो गया। नींद सीडेशन के लिए यूज कर रहे थे, हिप्नोटिस के लिए यूज कर रहे थे, सुबह जागना था, रात के 2 बजे जाग के बैठ गए। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि बार्बिचुरेट का फार्मेकोकाइनेटिक यानी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है ड्यू टू एंजाइम इंडक्शन। नाउ अल्कोहल के केस में मैंने अभी आपको बताया कि अल्कोहलिक्स के केस में क्या होता है कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन बाद में कम हो जाता है क्योंकि काफी फैटी लेयर डेवलप हो जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। तो वो पी रहा है लेकिन उसको उतना मजा नहीं आ रहा है, उसको डोज बढ़ाना पड़ेगा। वही वाला किक लेने के लिए अब उसको ज्यादा डोज लेना पड़ेगा, उतनी ही नींद लेने के लिए अब उसको ज्यादा बार्बिचुरेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन का हो गया, मेटाबॉलिज्म का हो गया, एक्सक्रीशन का। कुछ लोग एम्फेटामिन यूज करते हैं अपना वेट कम करने के लिए, राइट। एम्फेटामिन एनोरेक्सिक एजेंट होता है, यानी ये आपके भूख को खत्म कर देता है। एनोरेक्टिक होता है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन ये एनोरेक्टिक होता है। क्या होता है? भूख खत्म हो गया। अब बाद में क्या करता है वो पेशेंट कि भूख तो लगी नहीं, खाना खाया नहीं, लेकिन एम्फेटामिन का डोजिंग कंटिन्यू है।
उसको लग रहा है कि हाँ मेरा वजन तो घट रहा है, बहुत मजा है, एम्फेटामिन अभी कंटिन्यू करेंगे ना। एम्फेटामिन बेसिक नेचर का ड्रग होता है। अब वो खाना नहीं खा रहा है, लेकिन एम्फेटामिन की कंटिन्यूअस डोजिंग की वजह से क्या होता है, कीटोसिस डेवलप हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहा है वो, ठीक है। तो बॉडी का जो प्रोटीन है वो डिग्रेड होगा, तो बॉडी के अंदर कीटोसिस डेवलप हो जाएगा। और कीटोसिस में क्या होता है, जो यूरिन का पीएच है वो एसिडिक हो जाता है काफी, जबकि एम्फेटामिन बेसिक नेचर का ड्रग है। अब क्या होगा, आयोनाइजेशन हो गया। एक ड्रग को आप अगर दूसरे इन्वायरमेंट में डालेंगे तो उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। बेसिक नेचर का एम्फेटामिन एसिडिक पीएच यूरिन में आयोनाइज्ड हो जाएगा, और अगर वो आयोनाइज्ड हो गया इसका मतलब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसका मतलब उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। तो एम्फेटामिन का रेट ऑफ एक्सक्रीशन फास्ट हो गया है, तो एम्फेटामिन का इफेक्ट तो खत्म हो गया। तो अब आपको ज्यादा डोज लेना पड़ेगा एम्फेटामिन का। दिस इज टॉलरेंस। फाइन। नाउ फार्माकोडायनेमिकली क्या होता है, सेल्यूलर एडेप्टेशन आ जाता है। ये मैं आपको जो बता रहा था डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, ये वही है। आपने डोजिंग स्टार्ट की, ताबड़तोड़ डोजिंग आप कर रहे हैं, रिसेप्टर भी बोल रहा है भाई क्या हो गया, ये तो ओले पड़ रहे हो तो ड्रग के, वो अपना सर छुपाता है, तो रिसेप्टर्स छुप जाते हैं सेल के अंदर। अब ड्रग को मिल ही नहीं रहा रिसेप्टर, तो हमको लग रहा है कि यार इफेक्ट कम हो गया, इफेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। इफेक्ट बढ़ाने के लिए आप डोज बढ़ा देते हो, तब जाकर के थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट मिलता है, टॉलरेंस। तो डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर हुआ है यहां पर, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। फाइन। एंड द लास्ट वन है एक्यूट टॉलरेंस, जिसको टैकीफाइलेक्सिस कहते हैं। एक्यूट टॉलरेंस इज ऑल्सो नोन एज टैकीफाइलेक्सिस। इन टर्म्स को ध्यान रखिएगा, इडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस। Now what is tachyphylaxis? Sudden development of tolerance. Tachyphylaxis हुआ। Say for example, ephedrine है या एम्फेटामिन है, ये जो ड्रग्स हैं ये सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, आप एड्रेनर्जिक सिस्टम में पढ़ेंगे, और ये इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। तो बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो बॉडी में आएगी वो ये डायरेक्टली नहीं कराएंगे, ये क्या कराएंगे, ये जाएंगे एड्रेनर्जिक न्यूरॉन के पास, और वहां पर जो एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन है उनको रिलीज करवाएंगे, और ये काम करेंगे। काम ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ इनको रिलीज करवा देंगे। तो इसलिए इनको हम इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं। नाउ जब आप ये कंटिन्यू डोजिंग करेंगे तो कंटिन्यू डोजिंग की वजह से अचानक से टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसने इतनी ताबड़तोड़ डोजिंग की वजह से ये सारा खत्म हो गया है इसके अंदर से, इसको सिंथेसाइज होने में टाइम लगेगा। अब चूंकि ये है नहीं तो इफेक्टिव नहीं है, राइट। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से टैकीफाइलेक्सिस होता है। इसमें क्या होता है कि कारखाने में नाइट्रोग्लिसरीन बनाने वाला जो कारखाना होता है, जब उसमें वर्कर पहुंचते हैं मंडे को, राइट, तो नाइट्रोग्लिसरीन का इफेक्ट क्या आता है कि जब वो काम करने वाले लोग नाइट्रोग्लिसरीन को इनहेल करते हैं, वो एक्सीडेंटली होता है, जानबूझ करके नहीं होता है। वो नाइट्रोग्लिसरीन का मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग चल रहा है, तो उसमें नाइट्रोग्लिसरीन वेपर फॉर्म में वो इनहेल कर रहा है काम करने वाला मजदूर। नाइट्रोग्लिसरीन जब बॉडी में जाता है तो वो वेसोडाइलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे ये वेसोडाइलेशन काउज करता है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्रेन के जो कैपिलरीज हैं, उनमें भी डायलेशन आता है, और उस डायलेशन की वजह से बहुत सीवियर हेडेक होता है। वेसोडाइलेशन, ठीक है, बहुत सीवियर हेडेक होता है, राइट। ये मंडे को हुआ, शाम में घर आए, सर पकड़े हुए हैं,
क्योंकि सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन बॉडी में क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये काम कराता है, डायलेशन का काम, सर में दर्द है। जैसे तैसे रात गुजारा, पेन किलर लिया, ट्यूसडे को गए, शाम में वापस आए, ट्यूसडे में भी सर में दर्द था लेकिन थोड़ा कम था, ठीक, ट्यूसडे निकल गया। वेडनेसडे को गए, शाम में घर आए, थोड़ा ठीक आ रहे थे, आज उतनी तकलीफ नहीं थी मंडे वाली या ट्यूसडे वाली। थर्सडे में गए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टॉलरेट हो चुका है वो डोज, 8 घंटे 10 घंटे वो काम कर रहा है, उसमें जितना उसको इनहेल करना है उसने इनहेल कर लिया, लेकिन उससे अब कुछ हो नहीं रहा है, उसको उतने में कुछ नहीं हो रहा है अब उसको। थर्सडे बिंदास, फ्राइडे बहुत बढ़िया, खुश है, अब तो वीकेंड है, 2 दिन छुट्टी। अब जो ये 2 दिन छुट्टी हुई, यही हुआ, डाउन रेगुलेशन की वजह से, टॉलरेंस की वजह से, जो नाइट्रोग्लिसरीन का वेसोडायलेटरी इफेक्ट था और हेडेक वाला इफेक्ट था वो नहीं हो रहा है। लेकिन सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, नाइट्रोग्लिसरीन पूरी बॉडी से निकल गया, रिसेप्टर्स चकाचक, अब मंडे को जाते ही फिर से वही धमाल। इसीलिए इसको मंडे डिजीज कहा जाता है। फाइन, एंड फाइनली क्रॉस टॉलरेंस। एक ही कैटेगरी के ड्रग जब आप यूज करेंगे, राइट, तो एक ही कैटेगरी की ड्रग अपनी ही कैटेगरी के दूसरे ड्रग की वजह से दूसरे ड्रग के लिए टॉलरेंस डेवलप कर सकता है। मान लो ऑपोइड कैटेगरी का ड्रग आपने यूज किया, मॉर्फिन, तो आप अगर मॉर्फिन के लिए टॉलरेंट होंगे तो आप ऑपोइड कैटेगरी के दूसरे ड्रग के लिए भी टॉलरेंट हो जाएंगे, आप हेरोइन के लिए भी टॉलरेंट हो जाएंगे, आप कोडीन के लिए भी टॉलरेंट हो जाएंगे, आप पैथेडिन के लिए भी टॉलरेंट हो जाएंगे। तो क्रॉस टॉलरेंस का मतलब एक कैटेगरी से आप अगर एक ड्रग से टॉलरेंट हो रहे हैं तो आप दूसरे ड्रग से भी टॉलरेंट हो जाएंगे। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक ऑफ फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट।